हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियल क्लासेस सिरोही। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली 3D टॉपिक में से पूछा जाता है। और हम जो आज जो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं बेसिकली दिक कोसाइन के टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बोर्ड का फेवरेट टॉपिक। दिक कोसाइन में से एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अब बेसिकली ये दिक कोसाइन है क्या है? डायरेक्शन कोसाइन आपको अगर फाइंड करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक रेखा 3D के अंदर, अगर एक लाइन जो है वो 3D के अंदर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में सपोज अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। अगर एक लाइन, फिर से सुनिए, अगर एक लाइन किसी एक्सिस के साथ में, सपोज x एक्सिस के साथ में अगर वो अल्फा कोण बना रहा है, y के साथ में बीटा और z के साथ में गामा कोण बनाता है, तो उसको उसकी डायरेक्शन कोसाइन में डिफाइन करने के लिए ये एंगल ने इसको इसकी डायरेक्शन दे दी, लेकिन इसका कोसाइन डिफाइन करने के लिए इसी एंगल का कॉस आप ले लेंगे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अगर आप अगर आपने अल्फा का कॉस लिया, बीटा कॉस एंड कॉस गामा, अगर ये तीनों चीज फाइंड हो गई तो ये इस किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए कि x एक्सिस में उस लाइन ने x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है, y ने कितना बनाया है, z ने कितना बनाया है, ये इस चीज को निरूपित करता है। कॉस अल्फा को आपकी बुक के नोटेशन के अकॉर्डिंग L कंसीडर करते हैं, ये आपका सपोज M और ये कॉस गामा N। तो यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा x, y और z एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात? तो डायरेक्शन कोसाइन सपोज L इक्वल टू हो गया कॉस अल्फा, और L इक्वल टू कॉस अल्फा मतलब ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है 90, मतलब हो गया cos 90, और cos 90 होता है 0। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखिएगा, m इक्वल टू हो गया cos बीटा, और cos बीटा मतलब ये कोण जो बन रहा है वो y एक्सिस के साथ में वो लाइन एंगल बना रही है 135 डिग्री, तो यहां हो गया cos 135 डिग्री। क्या वैल्यू होती है इसकी? ज्यादा अगर बड़े मान आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे फाइंड करना है? cos 135 को आप 2 टाइप से तोड़ सकते हैं, या तो 90 में आप डिवाइड कीजिएगा या 180 में, एक ही बात है। चलिए 90 में ही कर देते हैं, तो 90 प्लस 45। अरे क्लियर? तो देखिएगा cos 135 इक्वल टू cos 90 प्लस 45। अब 90 डिग्री पर ये जो cos है वो चेंज हो जाएगा अपने पूरक में, मतलब क्या हो जाएगा? 90 प्लस 45 मतलब 90 पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, तो हो जाएगा यहां से sin 45। अब जब हम चतुर्थांश का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो 90 प्लस मतलब 90 से ज्यादा, मतलब कौन सा चतुर्थांश? सेकंड। और सेकंड चतुर्थांश के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। तो sin 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का 1/√2। माइनस तो ऑलरेडी है, sin 45 इज 1/√2। नेक्स्ट देखिएगा, एक और आपके पास में n इक्वल टू, इसने जो है लाइन ने z एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाया है कितना डिग्री? cos एंगल बनाया है 45 डिग्री, तो यहां से हो गया cos 45 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान में रखना है डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड करना है, डायरेक्ट अगर एंगल दे दिए जाए तो उनका कुछ नहीं करना, उनका कॉस आप ले लीजिएगा तो आपका डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का बिल्कुल आ जाएगा। तो इस लाइन के जो DC है, लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 0 है, -1/√2 है और 1/√2 है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। आपको फिर से दिक कोसाइन फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन कितना डिफरेंट हो गया। आपको पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपको ये कहा गया था कि आपको 3 कोण गिवन थे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में,
उससे आपने दिक कोसाइन को फाइंड किया। लेकिन अभी जो है आपको क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो दिक कोसाइन अगर ज्ञात करनी हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। देखिए यहां तो आपको दिक कोसाइन फाइंड करनी है, तो जब भी पॉइंट्स आते हैं तो पॉइंट्स के अंदर आपको सबसे पहले उसका dr निकालना होता है, क्योंकि दिक कोसाइन पॉइंट के रेस्पेक्ट में कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। मतलब पहले आपको dr निकालना पड़ेगा और उसके बाद में dc निकालना पड़ेगा। सर ये dr और dc है क्या? अरे ये dr और dc कुछ नहीं है। dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो और dc का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। अरे सर हिंदी में बताओ तो ये होता है आपका दिक अनुपात। ये क्या होता है आपका दिक अनुपात, और बेसिकली ये होता है आपका दिक कोसाइन। तो जब भी आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं तब आपको ये वाला रोड को फॉलो करना है। सर कैसे? अगर आपको पॉइंट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे और डायरेक्शन रेशियो के बाद में क्या निकलेगी? डायरेक्शन कोसाइन। अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहां से सबसे पहले आपको दिक अनुपात कैसे फाइंड करने हैं। सपोज आपके पास में पॉइंट्स गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 सपोज। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सॉरी ये तो आपका 3D में है, तो देखिएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2। क्लियर? जैसे ये 2 पॉइंट्स गिवन है ना 3D में, उसी टाइप से x y z के फॉर्मेट में मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं। उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कैसे किया जाता है? तो सपोज डायरेक्शन रेशियो है a b और c। तो सपोज a की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। अरे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट b की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1। नेक्स्ट c की वैल्यू हो गई z2 माइनस z1। ये आपका सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। ये स्टेप हो जाने के बाद में आपको सेकेंड स्टेप जो है वो डायरेक्ट तीसरे स्टेप में डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना है। तो सर डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से निकलता कैसे है? तो डायरेक्शन रेशियो अगर a b और c है तो l m n इसके क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे होता है? तो सपोज L की वैल्यू, तो L की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो L की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला जो दिक अनुपात है a अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? और यहां कौन सा सिंबल? प्लस और माइनस। नेक्स्ट देखिएगा m इक्वल टू b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस n इक्वल टू प्लस माइनस c। थर्ड के लिए बता रहा हूं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिएगा एक ही कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सर कैसे? देखिए अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि अगर एक रेखा के दिक अनुपात a b c है, सपोज मेरा क्वेश्चन आ गया एक रेखा के दिक अनुपात 1 2 और 3 है, तो उसकी दिक कोसाइन ज्ञात करो। तब क्या करेंगे? डायरेक्ट ये फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, दिक अनुपात तो ऑलरेडी दे रखा है। तो जब दिक अनुपात दे रखा है तो डायरेक्ट दिक कोसाइन फाइंड हो सकती है ना। और आपको जो अभी जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या आपको पहले दिक अनुपात ज्ञात करने हैं। दिक अनुपात ज्ञात करने के बाद में क्या फाइंड करनी है? दिक कोसाइन। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहला काम है हमारा दिक अनुपात निकालना। तो सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 y2 और z2 है। तो दिक अनुपात हो गया a इक्वल टू 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, b इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 1 हो गया, c इक्वल टू 1 माइनस 0। देखो z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 0 इज 1। क्लियर? ये तीनों इसके क्या हो गए? दिक अनुपात। तो पहले देखिए पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट्स के बाद में दिक रेशियो मतलब दिक अनुपात हमने निकाले जो कि ये आ गए। अब कई बार क्वेश्चन 2 पॉइंट्स ना देके डायरेक्ट ही दे देता है दिक अनुपात ये है, तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में दोनों ही क्वेश्चन कवर हो गए ना। पॉइंट गिवन है तो भी हम दिक अनुपात निकाल के दिक कोसाइन निकाल लेंगे, और दिक अनुपात अगर डायरेक्टली गिवन तो ये स्टेप करना ही नहीं, हम डायरेक्टली इसी स्टेप पे जाएंगे। तो देखिएगा यहां से L इक्वल टू हो गया
-1 है तो प्लस माइनस को चेंज कर दीजिएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, तीनों देखिएगा 1 1 1 है तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब देखो ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ से 1 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 3। सिमिलर फॉर्म में m हो गया प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ माइनस था, 1/√3, और यहाँ पर n इक्वल टू सिमिलर फॉर्म में प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर हो गया ना? √3 कैसे आया, देखा ऐसे किया, √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप 2 क्वेश्चन एक साथ निपटा देंगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, दिक कोसाइन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, कि एक रेखा x और y की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो z के साथ कितना कोण बनाएगी? मतलब अगर एक लाइन जो है वो x और y जो है दोनों एक्सिस है, उन दोनों एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 और 60 का अगर एंगल बनाती है, तो फाइंड क्या करना है, z एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगी। देखिए जो पिछले कंसेप्ट में मैंने l की कुछ वैल्यू, m की कुछ वैल्यू और n की कुछ वैल्यू को मैंने वहां पर फाइंड किया था, और उन वैल्यू से एक रिलेशन अगर हम जोड़े तो वो होता है बेसिकली l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे सिंपल है, जब आपने l और mn की वैल्यू abc के टर्म्स में लाई थी ना, उनका स्क्वायर करके अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे तो 1 आएगा। अरे सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नीचे भी वही चीज है, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इस पर 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक रेखा x y की धनात्मक दिशा के साथ 30 और 60 कोण बनाएगी, तो z के साथ कितना बनाएगी? तो इधर देखना, तो पहला अगर l है तो l हो गया आपका cos अल्फा, और cos अल्फा मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा m इक्वल टू cos बीटा, मतलब cos बीटा की वैल्यू देखिएगा 60 डिग्री, देन कितना हो गया ये वैल्यू 1/2। नेक्स्ट n इक्वल टू cos गामा, सर ये गामा ही तो फाइंड करना है, सर गामा ही तो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल होता है। तो यहां से कुछ नहीं करना, सिंपल वो फॉर्मूला लगाएंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। l की वैल्यू बताइए, l की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, m की वैल्यू बताइए 1/2 का स्क्वायर, n की वैल्यू आपके पास में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 3/4, 1/4 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 3/4 प्लस 1/4 हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसल, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। तो cos गामा इक्वल टू 0, अरे तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसका मान होता है भाई, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर मतलब जो लाइन है वो z एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा दिक कोसाइन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड का मैंने कहा ना सबसे फेवरेट टॉपिक है दिक कोसाइन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एक रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं जबकि वो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती। कहने का मतलब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है जब वो एक्सिस के साथ में, तीनों एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाती हो। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, वही फॉर्मूला अगेन, लेकिन आपको एक वर्ड दे रखा है ये समान, मतलब इक्वल एंगल। तो एक एंगल कंसीडर करो ना, मतलब x, y और z तीनों के साथ में सपोज अल्फा एंगल ही बनाती है। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन l भी cos अल्फा होगा, m भी cos अल्फा होगा, n भी cos अल्फा होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि l इक्वल टू m इक्वल टू n इक्वल टू cos अल्फा, तीनों डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होगी। अरे क्लियर? तो यहां से आपको रेखा के दिक कोसाइन फाइंड करने हैं, तो कोसाइन कैसे फाइंड होगा वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से तीनों वैल्यू पुट कीजिएगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये टोटल कितने हो गए? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो यहां से कॉस अल्फा कितना आ रहा है? ±1/√3। तो तीनों ही के साथ कितना डायरेक्शन कोसाइन होगी? ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3। तो ये एक रेखा के दिक् कोसाइन आ गए। ये कब आए? जब ये निर्देशाक्ष हो, मतलब तीनों एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाती हो। ठीक है, तो ये आपका डीसी हो गया आंसर, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3D चैप्टर से ही रेखा का समीकरण, एक इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी 3D में लाइन का इक्वेशन पूछा जाता है तब आपको करना क्या, एक फॉर्मूले को याद करना है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना डिटेल में नहीं जाना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटैक करना है। तो आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। क्लियर हो गई बात? ये जो है एक लाइन का इक्वेशन है 3D के अंदर। अरे क्लियर हो गया होगा? एक स्पेस के अंदर लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म में, मतलब सदिश रूप में, मतलब रेखा का सदिश समीकरण है। अब देखिए ये चीजें क्या है। ये जो आर है आपका वो पोजीशन वेक्टर है, जिसे आप कहते हैं आर सदिश इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये ए सदिश क्या है? तो ए सदिश जो है आपको क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, स्थिति सदिश। क्लियर हो गई होगी बात? नेक्स्ट आपके पास में ये जो बी सदिश है ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ये जो है वो उस लाइन के पैरेलल में एक और वेक्टर है। क्लियर हो गया होगा? एक लाइन के पैरेलल में आपको एक वेक्टर मिलेगा, उस लाइन के समांतर एक सदिश मिलेगा जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अरे क्लियर हो गया होगा? तो ये जो ए सदिश है ये बेसिकली पॉइंट से बनता है। तो बी सदिश कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर इसको दिक् अनुपातों से बनाया जाता है। अरे क्लियर हो गया होगा? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट कि एक लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो होता है वो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए जो है वो पॉइंट से बनता है और बी जो है वो दिक् अनुपातों से या फिर डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होता है। और ये जो बी है वो कौन सा सदिश है? समांतर सदिश है। अरे समझ आ गया होगा? एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बच्चे का डाउट भी था कि बी सदिश के साथ में सर ये लैम्डा जो लगता है, मतलब समांतर के कंसेप्ट में इस लैम्डा का क्या रोल है? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जब एक लाइन जो है वो किसी वेक्टर के पैरेलल में किस डायरेक्शन में, अगर लाइन यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है या वेक्टर राइट से लेफ्ट आ रहा है तो ये लैम्डा उसी को शो कर रहा है। मतलब अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो लैम्डा वहाँ पॉजिटिव हो जाता है। और अगर दोनों वेक्टर, अगर ये लाइन जो है वो इस वेक्टर के अपोजिट साइड में है तब ये लैम्डा नेगेटिव हो जाता है। तो लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा सिर्फ एक अदिश है। तो बी वेक्टर के साथ में ये लैम्डा लगना ही किसको शो करता है? वो समांतर सदिश को शो करता है कि एक लाइन जो है वो इस सदिश के समांतर है। क्लियर हो गया होगा? तो इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो सिर्फ अभी है वो क्वेश्चन को अटैक करना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये तो भाई क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म। लेकिन इसके साथ में कार्टेशियन फॉर्म भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म मतलब हिंदी वालों कार्तीय रूप। और ये कार्तीय रूप का फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लिखते हैं। वैसे आता कैसे मैं आपको बता देता हूं। आर की जगह जब आप ये वैल्यू रखेंगे, ए जो है वो पॉइंट से बनता है x1, y1 और z1, और ये जो है वो दिक् अनुपातों से बनता है। तो इजीली आपके पास में एक इक्वेशन आता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a
y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, और तीसरा है z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से जो x1 y1 z1 है ये पॉइंट्स है, और ये पॉइंट से तो a वेक्टर बनता है, और ये जो ABC है वो जो है इस सदिश के दिक् अनुपात है। मतलब ये जो B सदिश आएगा उस B सदिश के अंदर ये जो ABC आपको दिखाई दे रहा है वो दिक् अनुपात है। तो देखिएगा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट दे रखा है 5, 2 और -4 से जाने वाली एक रेखा की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सर पॉइंट आ गया तो ए भी हमारे पास आ गया। दूसरा दे रखा है कि ये लाइन जो है वो किसी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के पैरेलल है, मतलब समांतर है, और उस समांतर रेखा का ही सदिश समीकरण ज्ञात करना है। अरे क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बी वेक्टर भी गिवन, तो क्या क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया कि किसी रेखा का सदिश रूप पूछा हो तो आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश लगाएंगे, और यहां से आर सदिश इक्वल टू ए सदिश मतलब ये तो वेक्टर है, लेकिन गिवन तो पॉइंट मैंने आपको याद कीजिएगा, वेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जब भी आपको पॉइंट से वेक्टर बनाना हो तो सबसे बड़ा रोल किसका होता है भाई, स्थिति सदिश का। और उस कंसेप्ट में एक वेक्टर जो है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट कौन सा होगा, और मैंने कहा भी था कि एक पॉइंट हमेशा जो है आपको ओरिजिन लेना है, मतलब मूल बिंदु लेना है। तो मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में जब इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, देखिएगा, क्योंकि वो सब 0 0 0 है। 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, अरे क्लियर हो गया होगा, प्लस लैम्डा बी सदिश आपके पास में है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। क्लियर। तो ये आपका रेखा का सदिश समीकरण आ गया, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो रेखा का कार्तीय समीकरण कैसे फाइंड करना है, चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक और क्वेश्चन कनेक्ट कर देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में रेखा का सदिश समीकरण गिवन हो और आपको फाइंड करने को बोले कि इस रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसी लैंग्वेज बना कर देगा, लैंग्वेज से आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन में सदिश रूप ही दे रखा हो तब इसका कार्तीय रूप कैसे निकालोगे। अरे बहुत ईजी है, देखिए कैसे। आपको यहाँ आर रखना पड़ेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू रखो ना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से i कैप को कॉमन लीजिएगा तो 5 प्लस 3 लैम्डा i कैप, नेक्स्ट बताइए प्लस 2 लैम्डा j कैप, एंड नेक्स्ट बताइए प्लस -4 -8 लैम्डा k कैप, अरे क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से इस चीज को यहाँ भेजिएगा तो यहाँ देखिए 5i कैप है, मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ से x - 5, अरे क्लियर हो रहा है ना, x - 5, यानी कंपेयर कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा है z इक्वल टू -4 -8 लैम्डा, अरे क्लियर है ना। मैंने क्या किया, 2 सदिश 2 वेक्टर, देखिए इधर भी वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर है, अरे भाई i j k है तो i j k इधर भी तो है, और दोनों वेक्टर जब समान होते हैं तो उनके संगत जो अवयव है वो भी तो समान होंगे। तो यहाँ से x को इक्वल किया 5 प्लस 3 लैम्डा के, y को इसके इक्वल, z को इसके इक्वल, देखिए इसको मैं इस रूप में ले जा रहा हूँ। ये कौन सा रूप है भाई, याद कर लो, कार्तीय रूप है। तो देखो यहाँ से x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, नेक्स्ट बताइए y - 2, अरे +2 को इधर भेज रहा हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2 z, -4 इधर आया तो प्लस का 4, और डिवाइड में कितना आएगा भाई -8, और सभी किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो ये किसका समीकरण आ गया भाई, कार्तीय समीकरण आ गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन एक लैंग्वेज में दे तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से ए वेक्टर पॉइंट से आएगा, और जो बी वेक्टर है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं भी हो तो वो दिक् अनुपातों से फाइंड होगा। दिक् अनुपात आपको
निकालने मैंने आपको सिखा दी, अगर पॉइंट अगर 2 पॉइंट और आ जाए तो क्लियर हो गई बात। तो यहां से एक रेखा का सदिश समीकरण आ गया। सदिश से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सदिश समीकरण के बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आप इस वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें भाई, कार्टेशियन में। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये आर सदिश पता है तो देखिएगा ये बिल्कुल इजीली तरीके से मैंने फाइंड कर दिया एक रेखा का कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी में कंप्लीट करते हैं। अगर क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण आपको दे दी जाए, अगर सपोज यही क्वेश्चन है और आपको कहे इसका सदिश समीकरण लिखो, बहुत इजी। देखिए अगर ये समीकरण आपको क्वेश्चन में गिवन हो, बोले कि सदिश समीकरण निकालो, तो क्या करना है भाई, सदिश मतलब आर सदिश प्लस लैम्डा, दो ही तो चीज चाहिए, एक ए चाहिए तो दूसरा बी चाहिए। अरे क्या दिक्कत, इधर देखिएगा प्लस लैम्डा, एक तो ए चाहिए और दूसरा बी चाहिए। तो सर मैंने कहा था कि ए कहां से आता है, तो पॉइंट से, और पॉइंट कहां पर है, तो देखिए माइनस निशान को नहीं, यहाँ माइनस निशान का ध्यान रखना है। तो देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट देखिए 5 है, दूसरा 2 है, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए माइनस पहले इसका बाहर निकालो क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। तो देखिए यहाँ से 5, दूसरा 2 और तीसरा यहाँ प्लस होने की वजह से कौन सा निशान होगा, -4। तो 3 पॉइंट आ गए, 5, 2 और -4। तो यहाँ से देखिए लिखो ना डायरेक्ट 5i कैप 2j कैप -4k कैप। और नेक्स्ट मैंने कहा कि ये जो रेखा का कार्तीय समीकरण है इसमें ये पॉइंट्स है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, और ये सारी चीजें क्या है भाई, पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स का खेल खत्म, डायरेक्शन रेशियो का खेल स्टार्ट। 3, 2 और -8 से एक वेक्टर बनेगा, जो कि कौन सा वेक्टर होगा भाई, समांतर, जो कि यहां लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। तो देखिए 3 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। 3D वाला जो चैप्टर है उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए, 8वां क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेखाओं के मध्य कोण। तो देखिएगा इसमें आपको करना क्या है, 2 रेखा आपको दे रखी है। पहले तो ये बताइए सर ये कौन से फॉर्म में है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। सर कैसे, ये देखिए ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, और दूसरा देखिए ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश। मतलब ये दोनों जो इक्वेशन दे रखी है लाइन का, उस लाइन का इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्म में। अब सर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सर ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको कोण निकालना या एंगल निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको फॉर्मूला नोट करिए, cos थीटा इक्वल टू b1 सदिश डॉट b2 सदिश, मतलब b1 वेक्टर b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 का परिमाण, मतलब b1 का मॉड्यूलस लेंगे और b2 का भी मॉड्यूलस। क्लियर हो गया होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको लेना है। सर यहाँ पर a का रोल क्यों नहीं है, सिर्फ b का रोल ही क्यों है? अरे यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि कोण ज्ञात करना है। सर पहले वाले क्वेश्चन में ये बता तो दिया कि ए सदिश किस लिए काम आता है भाई, ए सदिश काम आता है पॉइंट्स के लिए, और बी सदिश काम आता है समांतर रेखा के लिए। तो समांतर रेखा के कंसेप्ट में ही तो पता लगेगा कि दोनों रेखाओं के मध्य एंगल क्या बन रहा है, क्योंकि यही तो डिसाइड करता है एक लाइन का डायरेक्शन क्या है। अरे कुछ समझ आ रहा होगा। तो यहां से डायरेक्शन पता चलेगी, तो डायरेक्शन से ही तो एंगल पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप एंगल फाइंड करेंगे उस कंसेप्ट में आपको एक ही चीज याद रखनी है, सिर्फ बी सदिश काम आएंगे, क्योंकि ए सदिश तो बेचारे पॉइंट्स है। अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखिए b1 क्या है और b2 क्या है। तो यहां से देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट, यहां से देखिएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय यहां से b1 का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड लेना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अरे क्लियर।
डॉट कराओ, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, डिवाइडेड बाय, अरे भाई 9 प्लस 4 प्लस 36 मतलब 9 मतलब 4 और 13 प्लस 36 हो गया रूट 49। अरे क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 9। तो यहां से देखिएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19, तो यहां से आ गया 19 डिवाइडेड बाय रूट 9 मतलब 3 होता है और रूट 49 मतलब 7 होता है। तो फाइनल आंसर जो मैं टच कर रहा हूं 19/21, ये तो आ गया आपका cos थीटा 19/21। तो भाई थीटा कितना आएगा, तो सर थीटा आएगा cos इनवर्स 19/21। अरे क्लियर। तो ये तो कब करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको दो इक्वेशन, जो लाइन के इक्वेशन दे रखे हो वो किस फॉर्मेट में हो, वेक्टर। अगर सपोज यही क्वेश्चन मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा दूंगा एक और, अगर यही क्वेश्चन किस में पूछा जाता, कार्टेशियन कार्तीय रूप में पूछा जाता, तब आप क्या करते, या तो कार्टेशियन की दोनों इक्वेशन को वेक्टर में ले जाओ, या फिर आप एक काम करेंगे कि वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये है ही, और वेक्टर फॉर्म से मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूं ना cos थीटा का। तो सर कैसे बनाएंगे, तो सर ये b1 और b2 जो है वो दोनों वेक्टर, तो मैं इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में अगर डिनोट करूं, सपोज सर ये b1 जो वेक्टर है वो सर ऐसा है a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और जो b2 वेक्टर है वो सपोज a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अरे ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। क्लियर। आप दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते हो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो दोनों का डॉट कराओ ना, यहाँ डॉट ही तो बोला है दोनों का, तो डॉट कराओगे तो क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट इसका स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको क्या दे रखा हो, अगर रेखा कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म आप देखते ही देखना यही फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसी कंसेप्ट में मैं दो कंसेप्ट और भी क्लियर कर देता हूं। सर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया हो, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर अगर कहा हो कि दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, अरे भाई दोनों जो लाइन है वो लंबवत है, जब दो लाइन लंबवत होगी उस कंसेप्ट में थीटा कितना होगा भाई 90 डिग्री। और जब सर थीटा 90 हो जाएगा तो यहां से cos 90 0, ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो 0। यानी कि जब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी उस कंसेप्ट में क्या शर्त होगी, उस चीज को मैं लिख रहा हूं कि b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो होगा वेक्टर फॉर्म में। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं इसी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट, देन cos 90 0, ये पूरा कंसेप्ट 0 हो जाएगा, या पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इन पे भी क्वेश्चन है, मैं अभी करवाने वाला हूं क्वेश्चन। तो देखिए चार फॉर्मूले मैंने क्लियर किए। पहला cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का परिमाण b2 का परिमाण। दूसरा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इनका दोनों का परिमाण। तीसरी चीज मैंने लंबवत की कंडीशन को शो किया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 मतलब b1 डॉट b2 0, क्योंकि cos 90 इज 0, और यहां से ये वाला टर्म 0। अरे क्लियर हो गया ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला अगर याद है तो क्लियर। अगर आप दोनों फॉर्मूला याद ना रख के एक भी रखोगे तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको सदिश से कार्तीय में चेंज करना आना चाहिए, कार्तीय से सदिश में चेंज करना आना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन अगर अच्छे से आता है तो चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखो, चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा।